हे गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल। दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिस्मेनोरिया। इन द प्रीवियस वीडियो मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज़ डिस्मेनोरिया और डिस्मेनोरिया की क्या क्या टाइप्स होती हैं। ठीक है, सो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम क्विकली जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं डिस्मेनोरिया के व्हाट इज़ डिस्मेनोरिया, ताकि आगे हमें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो व्हाट इज़ डिस्मेनोरिया? डिस्मेनोरिया क्या होता है? एक क्रैम्पिंग पेन होता है एट द टाइम ऑफ मेंसेस। इट इज डिफाइंड एज द पेनफुल क्रैम्पिंग पेन ड्यूरिंग मेंसेस। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स। व्हाट इज डिस्मेनोरिया के टाइप क्या क्या होते हैं? डिस्मेनोरिया के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बोला जाता है जो कि किसी पेल्विक पैथोलॉजी से एसोसिएटेड नहीं होता, यानी उसका कोई पेल्विक कॉज नहीं होता। क्यों होता है इस टाइप का डिस्मेनोरिया? बायोकेमिकल डिरेंजमेंट की वजह से होता है। मोस्ट कॉमनली जो 50% पेशेंट होते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया के, वो होते हैं 80 to 25 ईयर ओल्ड एज ग्रुप इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या होता है? इसके अंदर कोई ना कोई जरूर ऑर्गेनिक पैथोलॉजी इन्वॉल्व होगी, इसकी वजह से सेकेंडरी टाइप का डिस्मेनोरिया हो रहा है। क्या हो सकता है? फाइब्रॉइड हो सकता है, एडेनोमायोसिस हो सकता है, पीआईडी हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्लिनिकल वैरायटीज ऑफ डिस्मेनोरिया। सबसे पहले क्लिनिकल वैरायटीज डिस्कस की थी हमने स्पाज्मोटिक टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया। स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया क्या होता है? सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रिवेलेंट होता है, यानी मोस्ट कॉमनली जो देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है? स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया। इसमें क्या होता है? क्रैम्पिंग पेन होता है। कब होता है? पहले या दूसरे दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के। कितनी देर के लिए होता है? 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है? पेन होता कहाँ है? लोअर एब्डोमेन में, और या फिर एंटेरोमीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई के ऊपर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इटियोलॉजी, इसमें आखिर वजह क्या होती है स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया की। इसके अंदर हमने ये पढ़ा कि या तो मस्कुलर स्पाज्म हो जाएगा, या फिर कोई फंक्शन के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया होता है। उसके बाद इसके अंदर हम एग्जाम्पल के तौर पे हमने डिस्कस किया था हाइपोप्लास्टिक यूट्रस। हाइपोप्लास्टिक यूट्रस को इन्फेंटाइल यूट्रस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? ये कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है। जो सर्विक्स होती है वो हमारी, वो यूट्रस की जो बॉडी होती है उससे बड़ी हो जाती है। एक्सटर्नल ओस जो होता है सर्विक्स का, वो बहुत ज़्यादा पिन होल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? सर्वाइकल कैनाल जो होती है हमारी बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको रास्ता नहीं मिल पाता बाहर निकलने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है? पेन होने लगता है। इस टाइप के पेन को बोला जाता है स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया के अंदर क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? बहुत ज़्यादा सीवियर इंटरमिटेंट स्पाज्मोटिक टाइप का पेन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? पेशेंट क्या होता है? फेंट भी हो सकता है, कोलैप्स भी हो सकता है, साथ के साथ नौजिया भी मिलता है उसके अंदर, वॉमिटिंग भी मिलता है, फीवर, हेडेक, डिजीनेस, ये भी सारे सिम्टम मिलते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? उसके बाद हमने डिस्कस किया था कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया। कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया के अंदर क्या होता है? मेंसेस शुरू होने से पहले कुछ दिन पहले ही पेल्विक टाइप का डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है, पेल्विक पेन शुरू हो जाता है कुछ दिन पहले ही मेंसेस से। उसके बाद पेन जो होता है इसके अंदर कहाँ होता है? बैक में होता है या लोअर एब्डोमेन के अंदर होता है। इसमें जो आराम मिलता है जब मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाता है, तो इसके अंदर ये सारे फीचर्स जो है हमारे, जितना भी पेल्विक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, पेल्विक पेन हो रहा है, सब सबसाइड हो जाता है। इटियोलॉजी में हमने डिस्कस किया था कि यूट्रस से कोई भी इसका ओरिजिन नहीं होता, बल्कि आसपास के एरिया से इसका ओरिजिन होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, सेल्फिंजाइटिस है, क्रोनिक सर्विसाइटिस है, या फिर पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड यूट्रस है, एडिनोमायोसिस है, ये सारे कॉज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? कंजेस्टिव टाइप का डिस्मेनोरिया होता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में हमने डिस्कस किया था कि पेन होगा या डिस्कम्फर्ट होता है। उसके बाद रियल कॉज का हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है इसके अंदर। रियल कॉज जो होता है इसका ये होता है कि सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो क्या हो जाती है? उनके अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, किसकी वजह से? साइक्लिकल चेंज हो जाता है इन द एडजेसेंट क्लिनिक ब्रांच के अंदर। उसके बाद हमने डिस्कस किया मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। मेम्ब्रेन डिस्मेनोरिया क्या होता है? सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम कॉज होता है स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया का। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या होता है? ये सीवियर फॉर्म है डिस्मेनोरिया, यानी डिस्मेनोरिया में आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला डिस्मेनोरिया कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा डेंजरस डिस्मेनोरिया कौन सा होता है, तो आपका जवाब होगा मेम्ब्रेनस टाइप का डिस्मेनोरिया। क्यों खतरनाक होता है? क्यों बहुत इसे बोला जाता है सीवियर फॉर्म डिस्मेनोरिया की? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? एंडोमेट्रियम पूरी एक साथ शेड होती है, तबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, एंडोमेट्रियम थोड़ी थोड़ी शेड होती है। इसमें क्या होता है? पूरे एक साथ पूरी एंडोमेट्रियम शेड होती है एज अ कास्ट के तौर पे, जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज़्यादा पेन होता है, और यूट्रस की क्या होती है? सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिस्मेनोरिया। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिस्मेनोरिया के अंदर सबसे पहले हम बताएंगे कि किन लोगों के अंदर ये देखने को मिलता है। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर जो होता है 70% जो लोग होते हैं कौन होते हैं? टीनेजर होते हैं। तबकि 30 to 50% जो होते हैं वो वुमेन्स होती हैं जिनको क्या होता है? सिर्फ पेल्विक डिस्कम्फर्ट रहता है। उसके बाद ये क्या होता है? इसके अंदर बहुत सिस्टमिक और लोकल सिम्टम्स मिलते हैं, इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, किसकी वजह से? क्योंकि प्रोस्टेरोन का लेवल जो होता है बढ़ जाता है। सबसे पहले स्पाज्मोटिक डिस्मेनोरिया के अंदर मैंने बताया था इसके अंदर बायोकेमिकल डिरेंजमेंट हो जाता है। बायोकेमिकल डिरेंजमेंट का मतलब यही था कि इसके अंदर क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है? यूटेराइन क्रैम्पिंग होती है। उसके अलावा क्या मिलता है इसके अंदर? नौजिया, यानी जैसे वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है। फिर बहुत से लोगों के अंदर वॉमिटिंग हो भी जाती है। और उसके अलावा क्या होता है? बैक एक मिलता है, डिजीनेस होता है, डायरिया हो जाता है, गिडीनेस हो जाता है, सिनकोप हो जाता है, या फिर फेंट।
फेंट भी हो जाती है पेशेंट। तो हमने कौन कौन से सिम्टम डिस्कस करे। सबसे पहले हमने बताया कि इसके अंदर क्या होता है, सिस्टेमिक सिम्टम भी मिलते हैं और लोकल सिम्टम भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का इसके अंदर लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद क्या डिस्कस करके हमने यूट्राइन क्रैम्पिंग होती है, इसके अंदर नोजिया, वॉमिटिंग होती है, बैक एक होता है, डिजीनेस, डायरिया होता है, गिडीनेस होता है, सिनकोप होता है और फेंटिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैसे हम डायग्नोस करेंगे। अगर किसी को डिस्मेनोरिया हुआ है तो हम कैसे डायग्नोस करेंगे। तो डायग्नोस इस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद उसका करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले डिस्कस करते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया का। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर क्या होगा, कैसे डायग्नोस करेंगे। अब बात करते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया की। प्राइमरी डिस्मेनोरिया के अंदर क्या होता है, पेशेंट क्या बताएगी हिस्ट्री में, क्रैम्पिंग पेन विद मेंस्ट्रुएशन, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही मेंसेस शुरू होते हैं उसके साथ उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग पेन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, फिजिकल एग्जामिनेशन। जब इस तरीके के पेशेंट की, प्राइमरी डिस्मेनोरिया टाइप के पेशेंट को हम जब एग्जामिन करेंगे तो सब कुछ नॉर्मल होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई पेल्विक पैथोलॉजी तो इन्वॉल्व है ही नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की। अगर कोई हमारे पास सेकेंडरी टाइप की डिस्मेनोरिया की पेशेंट आएगी तो उसके अंदर क्या करेंगे, जब उसकी हम हिस्ट्री लेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, वो बताएगी, हिस्ट्री से हमें पता चलेगा उसको शुरू से ही प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसको शुरुआत जो हुई इस टाइप के डिस्मेनोरिया जो शुरू हुआ है, यानी पेन जो मेंसेस के दौरान शुरू हुआ है, वो 25 ईयर्स की बाद से शुरू हुआ है। यानी कि उसको स्टार्टिंग से ही इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी। जब उसको मेंस्ट्रुएशन उसकी शुरू हुई थी, जब से उसको ये प्रॉब्लम नहीं है, 25 ईयर्स के बाद से उसको ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। फिर उसके बाद इसके अंदर क्या होगा, जब हम उसको एग्जामिन करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर कोई ना कोई पेल्विक एबनॉर्मेलिटी मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर हो सकता है इसके अंदर हिस्ट्री मिले इनफर्टिलिटी की। फिर उसके बाद ये पेशेंट बोलेगी कि उसको क्या है, हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ठीक है, उसकी साइकिल इरेगुलर होगी। नैसिड्स हम इस्तेमाल करके देखेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, नैसिड्स से या तो कोई उसको रेस्पॉन्स नहीं आएगा या फिर बहुत ही कम रिस्पॉन्स आएगा सेकेंडरी टाइप के डिस्मेनोरिया वाले पेशेंट के अंदर। फिर उसके बाद उसके अंदर क्या करेंगे, हम डिटेल सेक्सुअल हिस्ट्री लेंगे तो असेस करने के लिए कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है या फिर स्कारिंग वगैरह तो नहीं है। इस सब को जानने के लिए हम उसकी क्या होंगे, डिटेल में सेक्सुअल हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बायोमैनुअल पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे इन द नॉन मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर। ठीक है, जब हम सीबीएसई कराएंगे इस तरीके की पेशेंट के अंदर, उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, एनीमिक मिलेगी पेशेंट, यानी उसका एचबी जो डाउन मिलेगा। इसके अलावा हम कराते हैं यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस क्यों कराई जाती है, ब्लैडर के इन्फेक्शन को जानने के लिए। अगर कोई ब्लैडर के इन्फेक्शन की वजह से तो डिस्मेनोरिया नहीं हो रहा है, इसलिए हम कराते हैं यूरिन एनालिसिस। उसके अलावा कराएंगे प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद कराते हैं सर्वाइकल कल्चर। सर्वाइकल कल्चर क्यों कराया जाता है, कि ताकि कोई अगर सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगी तो उससे हमें पता चल जाएगा, हो सकता है इस वजह से सेकेंडरी टाइप का डिस्मेनोरिया हो। उसके बाद कराएंगे ईएसआर। ईएसआर से हमें क्या पता चलेगा, कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से पेन हो रहा है, तो ये हमें पता चल जाएगा। यूएसजी कराएंगे, यूएसजी से कोई भी अगर पेल्विक पैथोलॉजी होगी तो वो पता चल जाएगा। उसके बाद क्या कराएंगे, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करा सकते हैं, लेप्रोटोमी करा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो चीज़ हमें यूएसजी से नहीं पता चलेगी वो हमें लेप्रोस्कोपी, लेप्रोटोमी से पता चल जाएगी। उसके बाद आते हैं हम ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट क्या देंगे इसके अंदर, डिस्मेनोरिया वाले के अंदर सबसे पहले हमें क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के अंदर काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की। ठीक है, उसको बताएंगे कि कोई इतनी बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम नहीं हो गई, नॉर्मल, इट्स ठीक हो जाएगा, दवाई ववाई इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले पेशेंट की काउंसलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से पेशेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा अपनी साइकिल को लेकर कंसर्न रहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए हमें उन्हें काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है हम ठीक कर देंगे इसको, आपको दवाई दी जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब उसको अंडर कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है, वरना पेशेंट यही सोच सोच के ही परेशान हो जाएगा कि बाकी सब लोगों के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ ही ऐसा तो नहीं हो रहा। बहुत से लोग कुछ गलत गलत सोचने लगते हैं कि कोई ख़राबी तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। ठीक है, काउंसलिंग करेंगे, साइकोथेरेपी, थोड़ा सा उसको साइकोलॉजिकली भी समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका बिहेवियरल अगर एटीट्यूड अगर कुछ हमें लगेगा कि इसका ऐसा है तो उसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। कुछ इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, सबसे पहले मेडिसिन। मेडिसिन में क्या दिए जाएंगे, मेडिसिन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एनाल्जेसिक की। सबसे पहले उसके अंदर देंगे एनाल्जेसिक, ताकि उसका कोई पेन वगैरह जो है थोड़ा कम हो जाए। उसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं एस्प्रिन, इस्तेमाल कर सकते हैं पैरासीटामोल, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देंगे एंटीस्पाज्मेटिक। जो स्पाज्म हो रहा है इसकी वजह से उसको स्पाज्म को कम करने के लिए एंटीस्पाज्मेटिक देंगे। जो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ा हुआ है इसलिए उसके अंदर क्या करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करने का क्या मतलब है, सप्रेस करने के लिए ओवुलेशन को एंड रिलीव करने के लिए डिस्मेनोरिया को। उसके बाद जैसे पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है तो उसके अंदर क्या होगा, डानाजोल जो है उसकी जो है डोज बढ़ा कर देंगे या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा हम दे सकते हैं विटामिन। उसके बाद उसके अंदर हम पेशेंट को क्या करेंगे, इसके अलावा हम पेशेंट को बोल सकते हैं अप्लाई करने के लिए, जैसे कि हॉट वाटर बॉल्स वगैरह आती हैं उनको उन पर अप्लाई करेंगे, उससे उसको क्या होगा, सुकून होगा। उसके बाद क्या बोलेंगे, पेशेंट को रेगुलरली एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे एंड अटेंशन टू द ओवरऑल फिटनेस ऑफ द बॉडी के ऊपर। उसके बाद क्या बोलेंगे, उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक इस्तेमाल करें। फिर उसके अंदर खास करके उसको बोला जाएगा कि वो आराम करे ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं सर्जरी की, यानी कि अगर इन मेडिसिन से हमें जब आराम नहीं होगा तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी में सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी करेंगे, डायलिटेशन
एंड क्यूरेटाज एक्सीजन करने के लिए यूट्राइन पॉलिप है या यूट्राइन सेप्टम है, यानी कि सर्जरी जो की जाएगी मेनली सेकेंडरी टाइप के डिस्मेनोरिया के अंदर की जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या कोई ना कोई पेल्विक पैथोलॉजी इन्वॉल्व है। तो वो मेडिसिन अगर जब हमारी जब नहीं सही होगी तो फिर उसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। क्या करेंगे फिर उसके अलावा, अगर यहाँ पे काम नहीं बना तो फिर हम करेंगे डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, या फिर उसके अलावा कर सकते हैं लेप्रोटोमी एंड हिस्टेरेक्टोमी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया आपसे डिस्मेनोरिया क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। फिर उसके बाद डिस्कस किया था कि क्या क्या क्लिनिकल वैरायटीज़ मिलती है डिस्मेनोरिया की। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं डिस्मेनोरिया के अंदर। अगर कोई पेशेंट हमारे पास डिस्मेनोरिया की आती है तो उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे, और फिर उसके बाद उसके अंदर हम ट्रीटमेंट क्या देंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज हिट लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।